डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आज जो है हम अपना ईवीएस का यूनिट 1 पढ़ेंगे। यूनिट 1 में हम इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी ये सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं हम कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो हमारे मेजर टॉपिक्स थे और उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसको हम आज पहले गो थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इन्वायरमेंट एंड दियर टाइप्स कंपोनेंट्स, ये देखेंगे ये क्या होते हैं। फिर देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंस क्या, ये क्यों ज़रूरी है, ये देखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे पब्लिक अवेयरनेस, मतलब पब्लिक को अपनी इन्वायरमेंट के प्रति कितना अवेयर रहना चाहिए, कितना सावधान रहना चाहिए, ये सब देखेंगे। इकोसिस्टम देखेंगे, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके कंपोनेंट देखेंगे, टाइप्स देखेंगे। और फिर एनर्जी फ्लो देखेंगे क्या होता है। और फिर देखेंगे फूड चेन, फूड वेव क्या होता है। फूड चेन क्या होता है और फूड वेव दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको देखेंगे। और इकोलॉजिकल पिरामिड, इसको देखेंगे। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के टाइप्स। फिर ह्यूमन एक्टिविटी, जो ह्यूमन एक्टिविटी है, जो भी आर्किटेक्चर वाले काम हो रहे हैं, ऐसे कुछ भी माइनिंग हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसको देखेंगे। कैसे देखेंगे, इन्वायरमेंट पे कैसे उसका इम्पैक्ट होता है। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट देखेंगे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या क्या हो रहा है, हमारे काम से कैसे हो रहा है, इसको कैसे कम किया जा सकता है, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, ये कितना बेनिफिशियर है और कितना नुकसानदायक भी, ये सब देखेंगे। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, वो देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको देखेंगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट बेसिकली एक ऐसा चीज़ होता है कि समझ लीजिए आपकी एक इन्वायरमेंट ऐसा चीज़ है कि आप मान लीजिए आप कहीं हैं एक जगह, किसी जगह पे आपके सराउंडिंग के चारों तरफ, और आपको इंक्लूडिंग यू, सबको लेकर के, आपको सराउंडिंग और आपको भी, दोनों को लेकर के जो पूरा बनता है वही क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट मतलब कि इन सर्कल आर ऑल अराउंड, मतलब आपके चारों तरफ आपको लेकर के ये सब जो सब भाई बनते हैं, इस क्राइटेरिया, सॉरी, ये जो एटमॉस्फेयर बनता है, ये सब क्या है, इन्वायरमेंट होता है। द वर्ड इन्वायरमेंट इज यूजुअली अंडरस्टूड टू मीन द सराउंडिंग कंडीशन दैट अफेक्ट द ऑर्गेनिजम्स। ये मतलब कि जो हमारे सराउंडिंग की सारी चीज़ें हैं, हो रही हैं, देख रहे हैं हम लोग, और उसको और हमें ले करके ये सब जो सब चीज़ें हैं वही क्या होती है, हमारे इन्वायरमेंट होते हैं। और इन ब्रॉडर वे, everything that affects the organisms in lifetime are considered as the part of environment. In other words, all the biotic abiotic things are environment. जो बायोटिक एंड अबायोटिक थिंग्स, मतलब कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इन सब भी क्या होते हैं, इन्वायरमेंट के पार्ट्स होते हैं। और इसका थर्ड पॉइंट से देखेंगे, इन्वायरमेंटल कंजिस्ट ऑफ 4 सेगमेंट। जो इन्वायरमेंट है ये 4 सेगमेंट कंजिस्ट करता है। कौन कौन से, एक एटमॉस्फेयर होता है, एक हाइड्रोस्फीयर होता है, और एक नेक्स्ट जो होता है लिथोस्फीयर थर्ड, और लास्ट और फोर्थ कौन सा होता है, बायोस्फीयर। और जो एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या करता है, इंक्लूडिंग गैसेस, गैसेस को इंक्लूड करता है। जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस जो हम सांस लेते हैं, इन सब के लिए, और पेड़ पौधों के लिए, फोटोसिंथे के लिए, इन सब काम के लिए जो भी गैसेस रिक्वायर्ड होती हैं, इसको जो कंजिस्ट करता है वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। और हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या था, हाइड्रोस्फीयर वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये कंटेन दी वाटर्स, जो वाटर कंटेंस करते हैं, जैसे सी हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, ये ओशियन हो गया, ये सब क्या है, हाइड्रोस्फीयर के पार्ट्स हो गए। और जो हमारा लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर क्या है कि वो जो हमारा जो अपर है, अपर सरफेस है, जो इसका अर्थ का, जैसे मिट्टी हो गई, सॉइल मिट्टी हो गई, ये सब क्या अपर सरफेस है, किसके, अर्थ के, ये सब क्या किस में आते हैं, लिथोस्फीयर्स में। और बायोस्फीयर्स में क्या आते हैं कि जो अपर सरफेस पे जो लिविंग है, जो लिविंग एलिमेंट है, और नॉन लिविंग एलिमेंट, सॉरी, लिविंग एलिमेंट बस बायोस्फीयर, जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सब किस में आते हैं, बायोस्फीयर्स में आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अगर डायग्राम से आपको समझाया था कि ये पूरा इन्वायरमेंट है, ये पूरा इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में एक बायोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है। ये क्या होता है कि इन दोनों, इन सब में कैसे कम्युनिकेशन है, इस डायग्राम से आप इजीली समझ सकते हैं। अब जो इन्वायरमेंट के हम जो देखेंगे, सेगमेंट देखिए, कंपोनेंट देखेंगे कि एक फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, और बायोलॉजिकल और कल्चरल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट जैसे हो गया आपको, इन लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, और एटमॉस्फियर, ये सब क्या है, आपके फिजिकल इन्वायरमेंट है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होगा, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और इंसेक्ट्स होंगे, जो कीट पतंगे होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, ये सब किस में आते हैं, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आते हैं। और कल्चरल इन्वायरमेंट क्या हो गया, जैसे कोई
पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल, ये सब क्या है इन्वायरमेंट। जैसे आप देखते हैं समाज क्या होता है, सोसाइटीज़ क्या होती हैं, वो सब भी एक इन्वायरमेंट है। और पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिक्स भी एक इन्वायरमेंट है। इकोनॉमिक्स, ये सब क्या है, एक कल्चरल इन्वायरमेंट्स आते हैं। ये फिर हमने क्या किया कि एटमॉस्फेयर को, जो हमारा एटमॉस्फेयर, इसको हमने क्लासिफाई किया टेम्परेचर के बेसिस पे। कितने इसके जब हम डिफाइन करते हैं तो इसके टोटल 5 सेगमेंट्स निकल कर आते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक जो सबसे नीचे होता है लोअर लेयर, वो क्या होता है, ट्रोपोस्फियर। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, इसके बाद मेजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। ये सब 5 क्या होते हैं, इसके एटमॉस्फेयर के 5 सेगमेंट्स होते हैं कि 5 पार्ट्स में लेयर लेयर वाइज बनते जाते हैं। देखेंगे एटमॉस्फेयर को, देखेंगे कि इसमें क्या तो हमने समझ ही लिया। इसको डिफिनेशन के बाद गो थ्रू कर लेते हैं। इट फॉर्म्स एन envelope फॉर द अर्थ कंटेनिंग वेरियस गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, मेथेन, N2O2, CO2, etc, वाटर वेपर, सस्पेंडेड लिक्विड एंड सॉलिड। ये सब क्या है, सब जो कंटेन करते हैं, मेजरली ये क्या करते हैं कि गैसेस को कंटेन करते हैं। It is the main source of oxygen and carbon dioxide. It forms the clouds, weather, rain, etc. Atmosphere protects the earth from excessive heat radiation directly coming from sun. इसका कहने का मतलब है कि जितने भी सारे क्या हो रही घटनाएं हो रही हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे बारिश का होना, गर्मी का होना, ये सब क्या इसमें एटमॉस्फेयर्स में होती हैपेंस होती हैं। जैसे क्लाउड फार्मिंग हो गया, वेदर, रेन्स, और एक्सेसिव हीट, जो हीट हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब हमारे किस में होते हैं, एटमॉस्फेयर्स में हैपन होते हैं। और हमने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर को 5 कंसेंट्रिक लेयर्स में, क्या क्या रीजन्स में डिवाइड किया गया है। कॉन्सेंट्रिक इसलिए बोला गया कि जैसे आपको अगर समझाया जाए तो एक इस तरह समझाया जाएगा कि अगर एक ये अर्थ है, अर्थ अर्थ का जो पहला लेयर है, इस तरह से, ये कौन सा है, ट्रोपोस्फियर है। फिर जो दूसरा लेयर है इसके बाद, ये कौन सा, ये स्ट्रेटोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर। इसके बाद जो है ये मेजोस्फियर्स है। फिर इसके बाद जो है ट्रोपोस्फियर्स है। लेकिन जो सबसे लास्ट में है और सबसे आखिरी वाला, इसको क्या बोलते हैं, एक्सोस्फियर्स। और इसका हिंदी भी होता है, क्या होता है इसका हिंदी, अगर हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलते हैं, वाय मंडल बोलते हैं। ये सब क्या है, एक 5 कॉन्सेंट्रिक्स क्या हो गए इसके, एक एटमॉस्फेयर को इस तरह 5 कॉन्सेंट्रिक रीजन्स में क्या किया है, डिवाइड किया गया है। ये जो अर्थ के सरफेस से इसका जो रीजन होता है, ट्रोपोस्फियर पूरा होता है। और ट्रोपोस्फियर से ये पूरा रीजन इतना, ये क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है। फिर मेजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर इतना, और ये एक्सोस्फियर्स होता है। इनके रेंजेस भी होती है, कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो सब अगर हम डायग्राम से देखें तो जो ट्रोपोस्फियर्स होता है वो अर्थ के सरफेस से लेकर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर्स के रेंज तक, जहाँ पे ज़्यादातर क्लाउड फार्मिंग होती है, वेदर वगैरह बनते हैं, रेन होती है, वो सब ट्रोपोस्फियर्स में होती हैं। ये 0 से 10 किलोमीटर के रेंज में होता है अर्थ के सरफेस से। और जो स्ट्रेटोस्फियर होता है वो 10 किलोमीटर के ऊपर से रेंज से, और बाकी उसका जो अपर रेंज है 50 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर का जो रेंज होता है वो क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है। और 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर का जो रेंज होता है अर्थ के सरफेस से, वो क्या होता है, मेजोस्फियर्स। और 80 से 400 जो किलोमीटर का जो रीजन होता है उसको थर्मोस्फियर। और फिर बियॉन्ड द 400 किलोमीटर्स दीज आर एक्सोस्फियर्स। इसको देखेंगे कि करके हम देखते हैं। तो ट्रोपोस्फियर्स क्या होता है, इसको देखेंगे हम सबसे पहले। लोवेस्ट लेयर, ट्रोपोस्फियर तो आपको डायग्राम से भी समझ में आया कि सबसे लोवेस्ट लेयर है, जो क्या है, अर्थ के सरफेस से सबसे नज़दीक में है, सबसे पास में है। ये क्या है कि ये कंटेन 99% ऑफ द वाटर वेपर एंड 75% ऑफ एटमॉस्फेयर गैसेस। ये क्या करता है, जितने भी बारिश होती है, ज़्यादातर जितने भी क्लाउड्स फार्म होते हैं, ये ज़्यादातर ट्रोपोस्फियर्स में होते हैं। और जो एटमॉस्फेयर गैसेस हैं, इसमें भी 75% जो गैसेस हैं इतने रेंज में पाई जाती हैं, 0 से 10 किलोमीटर के रेंज में ही पाई जाती हैं। द ट्रोपोस्फियर इज द फर्स्ट लेयर above द सरफेस एंड कंटेन मोस्ट क्लाउड एंड हाफ ऑफ द अर्थ एटमॉस्फियर। वो तो हमने बात किया कि मोस्टली क्लाउड क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, और 0 से 10 किलोमीटर के रेंज में होते हैं। और सबसे निचली ये एक प्रकार से कह सकते हैं सबसे निचली लेयर होते हैं ये एटमॉस्फियर्स के। वेदर अकर्स इन दिस लेयर, ये तो हमने बात कर लिया कि वेदर इसी में अकर्स होता है। स्ट्रेटोस्फियर्स देखेंगे जो हमारा मेन है, ये कंसेंट्रेट रीजन,
ये स्ट्रेटोस्फीयर्स में देखेंगे क्या है कि दी डायरेक्टली अबव ट्रोपोस्फियर, जो ट्रोपोस्फियर के डायरेक्टली मतलब कि जस्ट ऊपर, जब 10 किलोमीटर का रेंज खत्म होता है उसके ऊपर से लेकर के 50 किलोमीटर की रेंज तक स्ट्रेटोस्फियर्स होता है। इसमें क्या होता है कि ये पोर्शन ऑफ द अपर लेयर कंटेन हाई लेवल ऑफ ए गैस कॉल्ड ओजोन। इसमें ओजोन क्या होती है, ओजोन गैस रहती है, जिसको क्या करती है, आपको कितनी सारी यूवी रेज वगैरह इन सब से क्या करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। ये स्ट्रेटोस्फियर्स में होता है। जैसे यहाँ पे कुछ और भी इसके काम दिए गए हैं कि इसमें क्या क्या होता है। मैनी जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई इन द स्ट्रेटोस्फियर बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी स्टेबल, आल्सो द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन। तो हमने बात करी है कि जो हार्मफुल रेज आती है सन से, उसको ओजोन लेयर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और क्या कहते हैं, जो जेट और एयरक्राफ्ट होते हैं ज़्यादातर इसी रेंज में क्या करते हैं, वो फ्लाई करते हैं, क्योंकि स्टेबल होता है। अब मेजोस्फियर्स क्या होता है, मेजोस्फियर्स इसको हम क्या करते हैं, आयोनोस्फियर्स भी बोल सकते हैं, जिसको आयन मंडल हिंदी में कहा जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 50 से 80, 50 टू 80 किलोमीटर्स की रेंज में होता है ये क्या, इसमें क्या होता है कि ये मीटर्स और रॉक फ्रेगमेंट्स बर्न इन दी मेजोस्फियर। जो रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, इसमें बर्न कर जाते हैं। इसका कुछ और भी इसमें क्यों होता है, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयनोस्फियर्स होते हैं ये, लेयर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। इसमें जो होते हैं चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये जो लेयर्स होते हैं इसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और थर्मोस्फियर्स क्या होते हैं, जिसको शायद हिंदी में समताप मंडल कहते हैं। तो ये थिकेस्ट मतलब कि सबसे जो इसका जो रेंज है सबसे ज़्यादा है, 80 से कितना है, 400 किलोमीटर है। ये सबसे ज़्यादा रेंज इसी का होता है। इसमें क्या होता है, इसको देखेंगे, दी थर्मोस्फियर्स इज ए लेयर वी ऑरस नोन फॉर इट्स हाई टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है। वार्म्स एज इट फिल्टर आउट एक्स रेज एंड गामा रेज फ्रॉम द सन। और जो एक्स रेज और गामा रेज सन से आती है उसको फिल्टर करने का भी काम करते हैं। आयोनोस्फियर हेयर टू हेल्प कैरी रेडियो वेव। इन सब में मतलब कि काफ़ी कुछ हेल्प भी आपको ये थर्मोस्फियर्स करता है हमारे एटमॉस्फेयर में। एक्जोस्फियर्स क्या होता है कि ये जो बियॉन्ड, जो सबसे लास्ट वाला रीजन होता है वो कौन सा होता है, एक्जोस्फियर 400 के बियॉन्ड जो होता है। द एटमॉस्फियर्स मर्ज इनटू स्पेस एंड द स्टिमुली थिन एक्सपोजर, दिस इज द अपर लिमिट ऑफ आवर एटमॉस्फियर। तो है, ये बात हमने कर लिया। आउटर लेयर वेयर स्पेस शटल्स ऑर्बिट्स, यहाँ पे ऑर्बिट्स वगैरह हैं बनते हैं, वो सब क्या होते हैं, एक्सोस्फियर्स में होते हैं। फिर वहाँ पे धीरे धीरे जो आपकी ग्रेविटी है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। अब जो देखेंगे तो हमने बात कर लिया कि ये जो रीजन्स एटमॉस्फेयर के ये ऐसे ऐसे होते हैं। और जो इन्वायरमेंट हम पढ़े थे, इन्वायरमेंट क्या, उसके टाइप्स के बारे में देखें। इन्वायरमेंट बेसिकली 2 टाइप्स में इसको हम कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट हो गया, एक नेचुरल हो सकता है और एक मैन मेड हो सकता है। मैन मेड या आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं, सिंथेटिक। नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या हो सकता है, जैसे कि हमारे हमारे आसपास सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैपन हो रही, जैसे बारिश का होना, बिजली का तड़कना, झरने का गिरना, नदियों का बहना, ये सब क्या हो गया कि ये सब नेचुरल्स हैपनिंग हो रही हैं। एक इन्वायरमेंट है इन सब का, चिड़ियों का चहकना, बोलना, सुबह शाम होना। लेकिन जो मैन मेड इन्वायरमेंट है, जैसे बिल्डिंग करना, आर्किटेक्चर करना, ये सब क्या है कि ये मैन मेड है, इसको इंसान बनाते हैं। इस तरह से इसको हम 2 पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं इन्वायरमेंट को। नेचुरल इन्वायरमेंट में हम देखेंगे कि यहाँ पे टॉपिक्स क्या, इसमें क्या क्या पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। ऑल बायोटिक एंड अनबायोटिक कंपोनेंट्स आर क्रिएटेड थ्रू ए नेचुरल प्रोसेस, इट कंसिस्ट ऑल द कंपोनेंट प्रोवाइडेड बाय द नेचर इज कॉल्ड नेचुरल इन्वायरमेंट। तो हमने बात करा कि जो भी नेचर के द्वारा प्रोवाइडेड होता है, बायोटिक एंड नॉन बायोटिक, इन सब का जो कम्बिनेशन होता है, हैपेंस, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब क्या किस में आता है, नेचुरल इन्वायरमेंट में आता है। It is also preferred as physical environment as it pertains to the physical requirement of the life. It includes the natural resources, the earth's surface, mountain, plains, land, water, desert, storm, cyclone, ocean, climate factors, etc. एक किसमें क्या क्या हो सकते हैं इसमें, जैसे अर्थ सरफेस पे जो भी घटनाएं हो रही हैं, माउंटेन्स, पर्वतों पहाड़ों का, प्लेन्स समतल का, लैंड्स जमीन भूमि का, वाटर पानी रेगिस्तान का होना, तूफान का आना, और साइक्लोन्स का आना समुद्र में, और जो क्लाइमेट में जो भी चीज़ें बदलाव हो रही है, सब क्या होती है, नेचुरल अफेयर्स होती है। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, नेचुरल इन्वायरमेंट कहा गया है। ए नेचुरल इन्वायरमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन, इट provides the basic necessity of for life such as air, water and food. Additionally, the natural environment is a source of recreation and beauty. ये क्या करता है, रिक्रिएशन एंड ब्यूटी, इन सब के लिए, मतलब कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है एक प्रकार से जो एटमॉस्फेयर में होता है, एक ब्यूटी की तरह काम करता है कि जो ये सब चीज़ें अगर सब कुछ अच्छे सामंजस्य चल रहा है तो इसमें किसी भी हार्मफुल किसी को होने की ज़्यादा उतने चांसेस नहीं रहते हैं। तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है इसके भी 4 सेगमेंट्स होते हैं। वही हमने जो पढ़ा था, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर।
तो जो हमने सेगमेंट पहले पढ़ा था वही किसके होते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट के होते हैं। ये जो हमने पढ़ लिया था क्या क्या होते हैं। अब मैन मेड इन्वायरमेंट क्या आ गया, मैन मेड इन्वायरमेंट मैंने आपको बताया कि जो जो किसके द्वारा, मैन के द्वारा बनता है। जैसे कि मिसाइल का लॉन्च करना, किसी किसी देश में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे चीज़ें हो रही हैं, ये सब इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशल, ये सब चीज़ें कैसी हो रही हैं, ये सब मैन मेड में आ जाते हैं। ये इसमें पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। दिस कंसिस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट मेड बाय द ह्यूमन, वही जो ह्यूमन द्वारा बनाई जाती है और उनके द्वारा रेगुलेट करी जाती हैं। एंड गवर्न ओवर द नेचुरल, और किस पे, नेचुरल इन्वायरमेंट पे किसकी चलाई जाती हैं। बनाई तो इंसानों द्वारा जाता है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल इन्वायरमेंट पे क्या होती है, गवर्न करती हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज द एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट एंड सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। Human made environment correspond to the man made environment that gives human needs with services। इंसान अपनी आवश्यकता सर्विसेज के बेसिस पे इसको बनाता है और करता है। द ह्यूमन मेड वर्ल्ड गिव्स पीपल स्पेस फॉर देयर एवरीडे नीड्स टू सर्वाइव, ऑपरेट, डेवलप एंड रिक्रिएट देयर डिजायर्स। कि ह्यूमन जो है अपने डिजायर्स को लाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, इन सब चीज़ों में क्या करता है, कुछ काम में करता है। वो सब जो होते हैं, सब उसके जो एक्ट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, किस में आते हैं, मैन मेड इन्वायरमेंट में आता है। जैसे बिल्डिंग्स बनाना, पार्क्स बनाना, इंडस्ट्रीज बनाए, ब्रिज बनाना, रोड्स बनाना, ये सब क्या है, उसके मैन मेड इन्वायरमेंट हो जाते हैं। द इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, आल्सो नोन एज द सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इमर्ज एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी एंड एज ए रिजल्ट इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन। जो डायरेक्टली मिल जाते हैं, जो डायरेक्टली, जैसे सोशल इकोनॉमिक्स हो गया, डायरेक्टली एक पीपल से हो सकते हैं, एक इंसान से, उस तरह के जो होते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। एक्सटर्नल क्या होती है, आर्टिफिशियल फिजिकल इन्वायरमेंट विच आर मेड पॉसिबल एज द रिजल्ट ऑफ एडवांस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो भी चीज़ें हो रही हैं, हैपन हो रही हैं, वो तो हर किसी के यहाँ इजीली तो पहुँच नहीं सकती हैं। वो किस किसी की एक इसी स्पेसिफिक इंसान के पास जा सकती है जो इस चीज़ में क्या इन्वॉल्व है। इसलिए इसको क्या कहता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और इसके बाद हम देखेंगे अपना इन्वायरमेंट स्टडी के बारे में देखेंगे और इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे। और इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंस किस लिए है, जैसा कि आप अगर कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो आप देखते होंगे कि अगर आप अपनी जगह अपने घर पे हैं तो घर पे क्या है, फैमिली का इन्वायरमेंट है, माहौल ऐसा है कुछ कि मम्मी है, पापा हैं, दादा दादी, सब लोग हैं, वैसे पे हंसो खिलो खाओ पियो रहो, सही है। लेकिन जब जैसे ही आप कॉलेज में आते हैं, फिर यहाँ पे आपके दोस्तों का इन्वायरमेंट बन जाता है। यहाँ पे पढ़ाई की बातें होने लगती, अलग सी बातें होने लगती हैं, कैसे क्या करना है, कैसे चीज़ें हो रही हैं जीवन में, कैसे नहीं हो रही हैं। फिर वहाँ पे आप अपनी करियर लाइफ को एज ए एक स्टडी के रूप में देखने लगते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आप देखने लगते हैं, ये सब चीज़ें आप डिस्कस करने लगते हैं। तो यहाँ पे एक अलग इन्वायरमेंट बनने लगता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं कि इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, अलग अलग जगह पे इन्वायरमेंट क्यों बनते हैं। द स्टडीज इज इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रेन बट आल्सो फॉर एवरीवन, लिटरेच और इलिटरेच, एम्प्लॉयड और नॉन एम्प्लॉयड। द स्कोप आर समराइज्ड एज फॉलो। इस सब के लिए होता है, चाहे बच्चे हो, बड़े बूढ़े हो, चाहे आदमी पढ़ा हो या शिक्षित या अशिक्षित कोई भी हो, इस सब के लिए इंपॉर्टेंस रखता है इन्वायरमेंट का। जैसे टू गेट एन अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी टू द टोटल इन्वायरमेंट एंड इस रिलेटेड प्रॉब्लम। सबको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उसको सबको जानकारी होनी चाहिए। उसकी क्या होनी, सेंसिटिव संवेदनशीलता भी लोगों के प्रति उसकी होनी चाहिए कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो इसको कैसे हम कर सकता है। टू मोटिवेट दी एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। और लोगों को इस तरह से मोटिवेट करना चाहिए कि वो इन्वायरमेंट को बचाने में क्या करें, मदद करें। कोई ऐसा काम ना करे जिससे क्या हो कि क्षतिग्रस्त हो हमारा इन्वायरमेंट, बल्कि उसको फ़ायदा हो। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ऐसा नहीं कि पेड़ काट कर इन्वायरमेंट को क्षति करें, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। टू डेवलप स्किल फॉर आइडेंटिफाई एंड सॉल्विंग इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स। और जो शिक्षित लोग, जो पढ़े लिखे, उनको इस तरह से कुछ स्किल्स देनी चाहिए ऐसी कि ताकि इन्वायरमेंट को क्या करें, बचा सकें। टू नो द नेसेसिटी ऑफ कंजर्वे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इन सब के बेसिस पे, जैसे कि अब जैसे मान लीजिए नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे पानी हो गया, पानी की कैसे कैसे खपत है, कितनी है, कैसे, उसी बेस पे करना चाहिए, ज़्यादा पानी एक्स्ट्रा यूज नहीं करने चाहिए। सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अभी देखेंगे कि जो क्वेश्चन है इसको देखेंगे हम कि वाई देयर इज ए नीड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंट। पब्लिक अवेयरनेस इन्वायरमेंट में क्यों जरूरी हो, वो इसलिए क्योंकि लोगों को, हर किसी को पता आना चाहिए कि इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। और अगर हम इस कुछ कर रहे हैं तो इससे इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, इस ये चीज़ें लोगों को जाननी चाहिए। और लोग क्या करें इन्वायरमेंट के लिए, हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा इन्वायरमेंट अच्छा हो।
हमारे लिए अच्छा, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा हो, ये सब चीज़ें लोगों को जाननी चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे बात किया गया कि बी ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नॉट पार्ट ऑफ द पॉल्यूशन। ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन किया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं इजली से। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को देखेंगे। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम क्या होता है कि बेसिकली कि जो बायोटिक और एबायोटिक जो थिंग्स है, जो चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं इस इन्वायरमेंट में, उनके बीच में तालमेल कैसा है, कैसे एक दूसरे का काम लेते हैं, कैसे एक दूसरे की मदद में आते हैं, क्या कैसे करते हैं और सर्वाइव कैसे करते हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं, इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम क्या करेंगे कि इकोसिस्टम ने तैयार किया इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए। तो जो इकोसिस्टम है इसको देखेंगे कि the term ecosystem is defined as the combination of all living and non-living things in our surrounding or in our environment। जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है, बायोटिक एंड अनबायोटिक जो थिंग्स है, उन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है, उन सबको जो चीज़ें हैपेंस हो रही हैं, कैसे क्यों हो रहे हैं, इन सब जो फिनोमेना इन सब होता है, इन सब का स्टडी क्या होता है? इको सिस्टम्स होता है। एन इको सिस्टम इज अ चेन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड दियर इन्वायरमेंट। Ecosystem is a group or biotic community or specific species interacting with one another and with their non-living environment. It is a system in which the biotic and abiotic community exchange the energy and matter. Modern ecology is defined as the study of a ecosystem। ये तो हमने बात करा कि इकोसिस्टम क्या होता है कि एक बायोटिक अबायोटिक चीज जो थिंग्स है उनमें कैसे क्या लेन देन हो रहा है, कैसे काम में चीज हो रही है, कि एक दूसरे के कैसे काम आ रहे हैं, कैसे किसी चीज़ का कंजर्वेशन हो रहा है, फ्लो हो रहा है, इन सब चीज़ों का जो स्टडी होता है वो कोई इकोसिस्टम्स में होता है। और इकोसिस्टम के टाइप्स देख लेंगे क्या होते हैं कि जैसे इसके दो टाइप्स, इसको दो कर सकते हैं कि नेचुरल इकोसिस्टम और एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। वही बात होगा कि नेचुरल जो हमने पढ़ा था, नेचुरल इन्वायरमेंट और मैन मेड, ये दोनों यहाँ पे भी हैं। नेचुरल में क्या है कि जैसे नेचुरल में टेरेस्ट्रियल एक हो गया, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसमें क्या है फॉरेस्ट हो गए, ग्रास लैंड्स हो गए, टुंड्रा हो गया, डिजर्ट हो गया, मतलब कि फॉरेस्ट हो गए, टुंड्रा मतलब ठंडा जगह है जो बहुत ही ठंडा है, कोल्डेस्ट प्लेस ऑन दी अर्थ है, और डिजर्ट्स रेगिस्तान हो गए। ये सब क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जो क्या है कि अर्थ के सरफेस पे पाए जाते हैं। और एक्वेटिक इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर एंड मैरीन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर क्या होते हैं? जैसे कि रिवर्स, लेक, और मैरीन वाटर जैसे ओशियंस के हो गए, सी के वाटर हो गए, ये सब क्या है? मैरीन वाटर्स हो गए। तो ये जो नेचुरल इकोसिस्टम्स में आते हैं कि ये सब कैसे एक दूसरे के काम में आ सकते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? एग्रीकल्चर इकोसिस्टम और एक्वाकल्चर इकोसिस्टम। एक्वाकल्चर इकोसिस्टम में भी फ्रेश वाटर एंड मैरीन इकोसिस्टम्स आते हैं। अब देखेंगे हम इसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, और जो इकोसिस्टम है उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट देखेंगे क्या क्या है। एक बायोटिक कंपोनेंट्स होता है और अबायोटिक कंपोनेंट्स, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होता है कि प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है, और डिकम्पोजर होता है। प्रोड्यूसर क्या करता है कि कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है, जैसे कि प्लांट्स हो गए, ये क्या करते हैं कि सनरे से लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और क्या करते हैं कि अर्थ से कुछ मिनरल्स लेते हैं और कुछ करके अपना खाना बनाते हैं, मतलब अपने आप को सर्वाइव करते रहते हैं। ये क्या हो गए? प्रोड्यूसर्स हो गए, जिसको भेड़ बकरी खाते हैं, सब जानवर खाते हैं, इंसान भी काफ़ी चीज़ें खाता है, जो शाकाहारी इंसान होते हैं। तो वो सब चीज़ें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद कंज्यूमर जैसे हम लोग हो गए, सेकेंडरी जो हो गए, वो क्या करते हैं? इसको कंज्यूम्स करते हैं। इसके बाद डिकम्पोजर्स, जब ये इंसान कर लेता, सर्वाइव कर लेता है, उसके बाद जो चीज़ें, उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें निकलती हैं, जैसे मलमूत्र हो गया, सब चीज़ें जो आती है वो सब डिकम्पोजर्स में आती है, जिसकी जिसमें क्या आते हैं? कीड़े मकोड़े होते हैं, उसको खाने करते हैं, उसको डिकम्पोज फिर से उसी पार्ट्स में कर देते हैं। ये सब क्या है कि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ जो है इकोसिस्टम का। इसका जो बायोटिक कंपोनेंट्स है इसमें तीन होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स, जिसको हमने आपको बता दिया कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट देखेंगे। अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? अबायोटिक कंपोनेंट्स आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में, तो बात होती है कि नॉन लिविंग होते हैं। इट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, वाइन, एल्टीट्यूड, टर्बिडिटी, ये सब क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। हवा, पानी, मिनरल, सूर्य की रोशनी, जो टेम्परेचर, न्यूट्रिशंस, ये सब क्या है? अबायोटिक हैं, जो हेल्प करती हैं बायोटिक को किसमें कर, इकोसिस्टम को मैनेज करने में। फंक्शन क्या होता है कि रेगुलेटिव फंक्शन क्या करता है कि जैसे वाटर, वाटर हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। ये सब वाटर के बिना हम अपना एक दिन का कोई भी काम नहीं कर सकते, तो बहुत ही ज़रूरी है। हवा भी है, सांस लेने की ज़रूरी है, मिट्टी जिसमें हम अनाज उगाते हैं भी ज़रूरी है। तो ये जो इकोसिस्टम का ये सब जो फंक्शन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो इससे आप समझ लीजिए कि ये जो इकोसिस्टम है इसको चलाने के लिए दोनों का बायोटिक और एबायोटिक में अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, ताकि एक दूसरे के काम आए और इकोसिस्टम अच्छे से बना रहे।
फिर जो हमारा नेक्स्ट जो नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इन दोनों का कंपेयर किया गया है। और इसको डेफिनेशन पहले तो हम ये देख लें डेफिनेशन क्या है। नेचुरल इकोसिस्टम्स में क्या होता है कि नेचुरल होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, इंसान हो गए, फिर ये जो अपने आप आकर सोचते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल जो होता है मैन मेड द्वारा होती है। नेचुरल इकोसिस्टम्स में क्या होता है, इट इज़ द नेचुरली अकोरिंग इकोसिस्टम वेयर ऑर्गेनिजम्स एंड द इन्वायरमेंट इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू को एग्जिस्टेंस। और ह्यूमन मेड जो आर्टिफिशियल होता है, इसमें क्या होता है, ह्यूमन मेड होता है विद बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स एंड आल्सो इन्वॉल्व सम टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजीज के यूज से होता है। एग्जांपल्स क्या होते हैं, रेन फॉरेस्ट, सीज, लेक, ग्रासलैंड, ये क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। जूज, पोल्ट्री फार्म्स, एक्वारिजम्स, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स है। और जो सर्वाइवर क्या कहते हैं, इट कैन सर्वाइव ऑन इट्स ओन, इट नीड्स ह्यूमन असिस्टेंट टू फ्लोरिश। मतलब जो नेचुरल होता है अपने आप ही रह सकता है, लेकिन जो मैन मेड होता है उसके लिए इंसान की ज़रूरत जरूर होती है। ये सब कुछ इसके हर एक बेसिस पे, हर एक पॉइंट्स में करके इसको दिया गया आपको समझने के लिए, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। अब देखेंगे हम अपना एनर्जी फ्लो देखेंगे, इकोसिस्टम्स में क्या होता है एनर्जी फ्लो। एनर्जी इज ट्रांसमिटेड टू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स along द फूड चेन। दिस एनर्जी फ्लो इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टू लॉ होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, सेकंड लॉ, टू सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एनर्जी न तो खत्म, नाइदर कैन बी क्रिएटेड ना डिस्ट्रॉयड, मतलब कि एनर्जी न तो बनाई जा सकती न खत्म करी जा सकती, बस इसका क्या होता है फॉर्म से क्या होते हैं चेंज होते हैं। सेकंड है क्या होती है, कोई भी चीज़ एक 100% उसको एनर्जी है तो उसको 100% में काम में नहीं ला सकती, वही सेकंड लॉ होता है। द एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट सपोर्ट द सर्वाइवल ऑफ सच ए ग्रेट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये सही बात है कि अगर एनर्जी फ्लो नहीं होगी तो जैसे हम अगर पानी पीते तो कहीं ना कहीं जो वाटर की एनर्जी वो हमें मिलती है। तो अगर वाटर से हमारे शरीर में अगर एनर्जी का फ्लो नहीं होता तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और अगर हम कुछ खा पी रहे हैं और वहाँ से एनर्जी हमारे बॉडी में नहीं आएगा फ्लो करके, तो वहाँ से भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़रूरी है एक साइकिल को चलाने के लिए। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है इसको देखेंगे। द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन द इकोसिस्टम कैन बी अरेंज इनटू डिफरेंट फीडिंग ग्रुप्स एंड आर नोन एज ट्रॉफिक लेवल। प्रोड्यूसर्स जो प्लांट्स होते हैं ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होते हैं। हर्बियोर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं, शाकाहारी जिनको हम बोल सकते हैं। प्राइमरी कॉर्निवर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं रिप्रेजेंट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। और टॉप कॉर्निवर्स टर्सरी कंज्यूमर्स रिप्रेजेंट एट द लास्ट लेवल्स। ये सब हम देखेंगे कि ये सब लेवल्स क्या क्या हैं अभी अपने आने वाले डायग्राम्स में। फूड चेन देखेंगे, फूड चेन क्या होता है। जैसे फूड चेन वही है कि एक चेन से आपको समझ में आ रहा है कि एक दूसरे से लिंक है। तो क्या आगे वाला उसके पीछे से लिंक है, फिर उसके पीछे से ऐसे लिंक होकर एक चैन बनाती है, लाइन बनाती है, रो बनाती है। तो उसी तरह से ये कह रहा है कि फूड चेन क्या है कि जैसे पेड़ पौधे नेचुरल रिसोर्स लेके खाना बनाते हैं, फिर उनसे हम लेते हैं, फिर हमसे जानवर लेते हैं जो मांस खाने वाले होते हैं जानवर लेते हैं। इस तरह से क्या होता है कि एक फूड क्या होता है कि एक एनर्जी एक फ्लो से दूसरे फ्लो में चेंज होती जाती है एक दूसरे में। ये क्या है कि चेंज ऐसा बना देती है। यही कह रहा है कि यहाँ पे ये फूड चेन रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिशंस एमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम। ये क्या करता है, एनर्जी के फ्लो को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। वेयर वन लिविंग ऑर्गेनिज्म इट्स अनदर, एक लिविंग दूसरे को लिविंग को क्या करता है, खाता है। एंड लेटर दैट ऑर्गेनिज्म इज कंज्यूम्ड बाय अनदर, एक दूसरे के द्वारा जो खाता है उसको फिर दूसरे के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। ये सब फूड चेन। जैसे एनर्जी क्या है, सन से मिलती है। प्रोड्यूसर ग्रास लेते हैं, उससे क्या करता है प्राइमरी कंज्यूम, ग्रास ऊपर जो कीट पतंगे होते हैं वो सब लेते हैं, फिर उनसे क्या करते हैं पक्षियाँ खाती हैं, बर्ड्स, फिर उनसे क्या आते हैं लोमड़ी वगैरह, इन सब पक्षियों को खाते हैं। ये टर्सरी कंज्यूमर्स है, जैसे क्या आते हैं फूड चेन के रूप में चलता है, जिसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स होते हैं। ये सब हमने पढ़ा था कि तीनों क्या होते हैं। अब फिर फूड चेन्स के टाइप्स में पढ़ेंगे। ग्रेजिंग फूड चेन होते हैं और एक डेट्रिटस फूड चेन होता है। ये दोनों फूड चेन के टाइप्स होते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है कि जो क्या करते हैं, ग्रेजिंग से समझ में आ रहा है कि चरना, जो डायरेक्टली घास फूस को खाते हैं, चर के खाते हैं, जैसे गाय भैंस हो गई, हिरन हो गया, ये सब क्या हो गए, ग्रेजिंग वाले हो गए। इट स्टार्ट विद ग्रीन प्लांट्स पासिस थ्रू हर्बाइवर्स एंड देन टू कार्निवर्स, मतलब कि ये पहले शाकाहारी लोगों से स्टार्ट होता है, इसके बाद सर्वाहारी जो सब कुछ खाने वाले होते हैं वहाँ तक जाता है। In a grazing food chain, energy in the lowest trophic level is acquired from the photosynthesis. अरे प्रखर, अच्छा। फिर इसके बाद क्या है कि दी फूड चेन स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर्स एंड मूव अप, मतलब कि फूड चेन क्या आता है, प्रोड्यूसर से क्या करता है, स्टार्ट होता है और उसके आगे बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ पे सन से
ऑटोट्रोफ्स लेते हैं, फिर उसके बाद हर्बीवोर्स लेते हैं, फिर स्मॉल कार्निवोर्स, फिर लार्ज, फिर उसके बाद टॉप प्रेडेटर्स होते हैं। और डिट्रिटस फूड चेन्स में क्या होता है कि द डिट्रिटस फूड चेन इंक्लूड डिफरेंट स्पेसीज आज ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स लाइक algae, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, मीट्स, इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड सो ऑन। ये सब क्या होते हैं डिट्रिटस फूड चेन में आते हैं। इसको काय को बैक्टीरिया, फंगस लगते हैं, वो सब खाते हैं। वो सब क्या कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि माइक्रो होते हैं, माइक्रो नहीं बल्कि माइक्रो होते हैं। दी डेटिसर फूड चेन बिगिन विथ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो काई होता है उससे क्या होता है स्टार्ट होता है, लेकिन वहाँ पे प्लांट से स्टार्ट हो रहा है। ये जो डेटिसर फूड चेन का प्रोसेस ऐसे होता है। और जो फूड वेब होता है, फूड में क्या होता है कि ये क्या होता है कि डायरेक्टली वहाँ पे तो चेन बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्रॉस लिंक्ड होते हैं कि एक दूसरे से लिंक होते हैं, एक थ्रेडेड टाइप में होते हैं। इस तरह से फूड वेब में होता है। जैसे कि एक प्लांट्स है, प्लांट्स को क्या करते हैं कि एक हिरन भी खाता है, डियर, और उसको डिकम्पोजर्स भी खाते हैं। डिकम्पोजर्स डिकम्पोजर्स मतलब जैसे कीट पतंगे, और कीट पतंगों को एक भेड़िया भी खा सकता है, हिरन को भी खा सकता है, और इन सबको भी खा सकता है। और जैसे यहाँ पे भी देखिए प्लांट्स को तो ये स्क्वायरल भी खाते हैं, और ग्रास होपर जो कीट पतंगे वो भी खाते हैं। लेकिन कीट पतंग पक्षियाँ इनको भी खाती हैं और डायरेक्टली प्लांट्स को भी खाती हैं। लेकिन जो ये हो गया ग्राउंड स्क्वायरल, इनको क्या आते हैं फॉक्स भी और बर्ड्स, इन दोनों को फॉक्स और ईगल क्या आता है इन सबको। तो कहने का कहीं ना कहीं ये मतलब है कि एक कोई ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कई सारी चीज़ें ऑप्शंस में होती हैं। एक क्या होता है एक फूड चेन होता है, एक थ्रेडेड टाइप में होता है। ये फूड वेब इज कंपेरेटिवली लार्जर देन ए फूड चेन। और तो ऑब्वियस सी बात आपको दिख भी रहा है कि फूड चेन से क्या होता है लार्जेस्ट होता है। ये फूड वेब का जो कुछ इस तरह से फिनोमिना रहता है, आप यहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं। फूड वेब क्या होता है ये तो हमने बात कर लिया कि ये फूड चेन इज ए नेटवर्क ऑफ लिंक्स इन अ फूड वेब। ऐसे था पौधों से ग्रास है, फिर माउस, ग्राफ हो गया, फॉग थर्ड, आउल बर्ड, फिर रैबिट, फिर फॉक्स, हॉक, स्नेक्स, ये सब ऐसे कुछ एक दूसरे से एनर्जी का फ्लो होता रहता है इनके बीच में। इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे फूड चेन और फूड वेब में क्या होता है। डिफिनेशन में क्या होता है कि इट रिप्रेजेंट्स लीनियर, लेकिन इसमें क्या होता है थ्रेडेड टाइप में होता है मल्टीपल फूड चेन विद इन एन इकोसिस्टम। और स्ट्रक्चर में इनके स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये चेन टाइप का होता है, सिंगल डायरेक्शन, लेकिन एक सिंगल डायरेक्शन नहीं होता है। इंटरकनेक्टेड फूड चेन रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल पाथ वेब। ट्रैफिक लेवल में देखेंगे इंक्लूड ए फ्यू ट्रैफिक लेवल, इंक्लूड मल्टीपल ट्रैफिक लेवल। ये तो सही बात है कि में ट्रैफिक लेवल फ्री होता है कि स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होता है, लेकिन ऐसा इसमें फूड वेब में नहीं होता है। और इंटरेक्शन देखेंगे क्या होता है रिप्रेजेंट वन फीडिंग रिलेशनशिप, रिप्रेजेंट मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि वन ऑफ दी वन ऑप्शंस होता है, लेकिन इसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। एनर्जी फ्लो होता है एक चेन में, एग्जांपल जैसे ग्रास से रैबिट, फिर फॉक्स, पाइथन, फिर इसके बाद जो फिर फिश, ऐसे होता है। फिर प्लांट सर्वाइवर, कन्वर्स, ये सब डिकम्पोजर्स, मल्टीपल स्पीसीज इंटरेक्शन, ये सब क्या होते हैं फूड वेब में आते हैं। अब देखेंगे हमारा जो इकोलॉजिकल पिरामिड है उसको देखेंगे कि कैसे काम करता है। एक सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स, फिर उसके बाद क्या होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, इसके बाद टर्सरी कंज्यूमर्स होते हैं। प्राइमरी जो प्रोड्यूसर पेड़ पौधे हो गए, फिर प्राइमरी जो हो गए जिसको कीट पतंगे खाते हैं, सेकेंडरी इंसान फिर खाते हैं, ऐसे बढ़ते आगे जाते जाते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास, इसको देखेंगे कि क्या होता है। वही बात है कि आपको अब पूरा यही है समझ जाके कि सबसे पहले प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, फिर कंज्यूमर में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होता है, इसके बाद डिकम्पोजर्स तक जाते हैं। ये सब इसमें प्रोसेस होता है। पिरामिड एनर्जी का पिरामिड इस टाइप से बनता है कि यहाँ पे फर्स्ट ट्रैफिक लेवल, फिर सेकेंड ट्रैफिक, थर्ड, फिर अपेक्स लेवल जो हाईएस्ट लेवल तक होता है। इस तरह से इसका कुछ फ्लो होता रहता है एनर्जी का। अब इकोसिस्टम, बैलेंस इकोसिस्टम क्या होता है। बैलेंस इकोसिस्टम वो होता है कि जो हर एक चीज़ें हमारे सराउंडिंग में हो रही हैं वो सब क्या होता है कि लिमिटेड वे में ही हो, लिमिटेड वे में हो, किसी चीज़ का एक्सेस ना हो, और जितना हम अपना अगर कंज्यूम करें उतना प्रोडक्शन भी हो अच्छे से, मतलब कि हर एक चीज़ संतुलन में बैलेंस हो, वही क्या होता है हमारा बैलेंस्ड इकोसिस्टम होता है। इसका पॉइंट्स है जो मेंशन किया गया उसको देखेंगे कि इट मेनली कंप्रेजेस बोथ दी बायोटिक एंड एम्बायोटिक कंपोनेंट। ये दोनों के लिए होता है, बायोटिक एंड एबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं दोनों के लिए एक बैलेंस इकोसिस्टम जरूरी है। इट आल्सो एग्जिस्ट रिसोर्सफुली एनर्जी विथ एन अदर इसेंशियल रिसोर्स एंड मटेरियल साइक्लिंग वेयर डिफरेंट स्पेसिफिक को एग्जिस्ट विथ अदर स्पेसिफिक विद इन देयर इन्वायरमेंट। वही मतलब कि जो एक स्पेसीज है वो दूसरे स्पेसीज पे कैसे डिपेंड रहता है और उसके रिसोर्सेज पे कैसे डिपेंड रहता है, और ये कितना कंज्यूम कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब ये भी बैलेंस इकोसिस्टम में बहुत ही ज़रूरी है।
द नॉन लिविंग फीचर विच आर आल्सो कॉल्ड द अबायोटिक फीचर्स कंसिस्ट ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, सॉइल, प्रेसिपिटेशन, लैंडस्केप, मॉइस्चर एंड मोर। ये सब क्या है? नॉन लिविंग फीचर। जैसे कि अगर सनलाइट बहुत ज़्यादा आ रही है तब भी दिक्कत है, अगर कम आ रही है तब भी दिक्कत है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तब भी दिक्कत है, कम है तब भी। सॉयल, मतलब कि आपको एक बैलेंस वे में रहना चाहिए कि ताकि हर चीज़ें एक अच्छे वे में चल पाएँ। यही हमारा बैलेंस इकोसिस्टम का होता है। और इम्पोर्टेंस क्या होता है कि अगर बैलेंस इकोसिस्टम रहेगा तो हम इसको, इसकी लॉन्गर लाइफ है काफ़ी ज़्यादा रहेगी, जो भी हमारे आने वाली जनरेशन होंगी उनके लिए अच्छा रहेगा कि वो, उनको किसी भी चीज़ का कोई भी दिक्कत सामना नहीं करना पड़ेगा। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसको देखेंगे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है। बेसिकली जो इसके नाम से समझ में आ रहा है कि जो इम्पैक्ट पड़ता है किस पे, इन्वायरमेंट में, हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, मैन कर रहे हैं आर्टिफिशियली, उसकी वजह से इन्वायरमेंट में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको हम देखेंगे। Environmental impact assessment is a process of evaluating the likely environmental impacts of a proposed project or development, taking into account interrelated social, economic, cultural and human health impact, both beneficial and adverse। मतलब कि ये क्या करता है कि डेवलप प्रोजेक्ट और डेवलपिंग टेकिंग इनटू अकाउंट इंटर रिलेटेड सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट्स। मतलब कि ये जो हमारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये है कि इसका इन्वायरमेंट पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सोशल इकोनॉमिक लाइफ में क्या पड़ता है, पॉलिटिकल लाइफ में क्या पड़ता है, ह्यूमन लाइफ पे कैसे क्या असर कर रहा है, और नेचुरल चीज़ों पे, रिसोर्सेज पे, उन पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और कैसे क्यों हो रहा है, कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, इसमें हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में स्टडी करते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है इसको देखेंगे। ये क्या होता है, हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट एंड टाइम ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट एंड इट आल्सो इम्प्रूव द डिजाइन ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट एंड क्लीन अप कॉस्ट विथ क्लाउड इम्पैक्ट द लॉ एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टेट। मतलब कि क्या करता है कि काफ़ी चीज़ें, आपको काफ़ी चीज़ें आसान कर देता है। जो भी आपकी जैसे कि मिडिल में जो भी चीज़ें होती हैं, इंटरमीडिएट थिंग्स होते हैं, उनको क्या करता है, रिमूव करके आपको डायरेक्ट वन टू वन क्या करता है, कम्युनिकेट कर देता है, जिसकी जिसकी वजह से आपके पास टाइम वगैरह इन सब चीज़ें बच जाती हैं। ये सब कुछ इसके एडवांटेज है, जिसको आपको देख लेना है अच्छे से। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसका प्रोसेस क्या होता है। इसका प्रोसेस क्या होता है, स्क्रीनिंग से स्टार्ट होता है। स्क्रीनिंग, फिर स्कोपिंग, फिर कलेक्शन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर प्रेडिक्शन होता है, प्रेडिक्शन, फिर असेसमेंट होता है, आइडेंटिफिकेशन, मल्टीपल मल्टीगेशन मेजर्स, फिर इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रिव्यू, फिर डिसीजन मेकिंग, पोस्ट डिसीजन मॉनिटरिंग, एडिटिंग। ये सब क्या होते हैं कि इसके प्रोसेस होते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये सब इसके क्या प्रोसेस होते हैं कि कहाँ से कैसे स्टार्ट। जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं तो आप डायरेक्ट उस काम को एग्जीक्यूट करने से पहले आपको क्या करेंगे, उस काम को सोचेंगे, देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि इस काम में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और इसको हम करें तो हमें इसके अंदर क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं, क्या क्या चीज़ें से सामना करनी पड़ सकती है, और उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। ये सब क्या होता है कि सीक्वेंस प्रोसेस होता है, जिसको हमें हर एक चीज़ को एनालाइज करना होता है, देखना समझना होता है। एक इसके बाद हम देखेंगे अपना जो जो प्रोसेस है, इसको मेंशन कैसे किया गया, स्क्रीनिंग क्या होता है, स्कोपिंग, ये सब कैसे काम करते हैं एक वे में, इनको हम देखेंगे। स्क्रीनिंग में क्या होता है कि हम देखेंगे कि विच प्रोजेक्ट नीड ए फुल और पार्शियल असेसमेंट स्टडी इन डिसाइडेड इन दिस स्टेज। मतलब कि ये पहले देखेंगे क्या प्रोजेक्ट है, कैसे काम करेगा, क्या इसका सिनेरियो है। स्कोपिंग में क्या देखेंगे कि विच इम्पैक्ट आर नेसेसरी टू बी असेस्ड इज डिसाइडेड इन दिस स्टेज। मतलब कि इसमें क्या चीज़ें हैं जिसको डिसाइड करने के लिए बनाया गया, इसका क्या असर पड़ सकता है, क्या नहीं, इसका स्कोप क्या है, क्या नहीं है। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ इम्पैक्ट एंड डेवलपमेंट अल्टरनेटिव, इसमें क्या देखेंगे कि इसको हम एनालाइज करेंगे थिंग्स को, कि क्या क्या इवैल्यूएशन, इसका इवैल्यूएशन क्या हो सकता है, डेवलपमेंट क्या हो सकता है, इसके अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। फिर इसके रिपोर्ट्स को देखेंगे, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट होता है, इसके रिपोर्ट्स को देखेंगे कि ये कैसे, किस वे में काम किया है, क्या है इसका। और फिर इसके बाद डिसीजन मेकिंग करेंगे कि हमारे लिए सही या गलत है, इसको सही या गलत है, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर मॉनिटरिंग एंड कैपिटल, इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि वो चीज़ें जो क्या कहते हैं सस्टेन करी जा सकती हैं, किसमें, डेवलपमेंट में, कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं वो कितना बेनिफिशियल है, क्या है, कैसे है, तो उसको हम कितना कर सकते हैं, उस पर कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं कि वो चीज़ें क्या कर सकते, सस्टेन कर सकते हैं। जैसे अपने मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल ले लें कि हम अपने मोबाइल फ़ोन में क्या कितना कितने ऐसी चीज़ें हैं मैक्सिमम कर सकते हैं कि उससे अगर बियॉन्ड करेंगे तो हमारा फ़ोन क्रैश होने का चांसेस हो जाता है। तो वही है कि डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स।
क्या कर सकते हैं कि ये डेवलपमेंट ऐसा होता है कि हम इसको एक हम फ्यूचर और न पास्ट कुछ नहीं सोचते, हम प्रेजेंट में जीना जानते हैं कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्रेजेंट में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और उनको कैसे क्या करना है। ये सब चीज़ों को देखते हैं और उनके बेसिस पे काम करते हैं। वही क्या होता है, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है और हमें इसकी कोई भी चिंता टेंशन नहीं रहता है कि हमारे फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के साथ क्या होगा, कैसे होगा। It is a continuous process of growth and challenges to constant development for the humanity. ये ग्रोथ का होते तो ऑब्वियस सी बात है। सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज इसेंशियल ऑब्जेक्टिव फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सब जो तीन है, सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल, ये सब जो क्या है, इसेंशियल ऑब्जेक्टिव्स किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से होते हैं। इन सब चीज़ों को भी हम आगे तीनों जो हमारे पॉइंट्स हैं इनको क्या करेंगे, डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। ये जो इन्वायरमेंट तो यहाँ पे भी दिया गया कि जो डेवलपमेंट है, सस्टेनेबिलिटी है, एक इन्वायरमेंट कैसा हो सकता है, इकोनॉमिकल क्या हो सकता है, सोशल, सस्टेनेबिलिटी क्या हो सकती है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है उसमें देखेंगे क्या है कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और फुलफिल करेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट्स दिया। इन्वायरमेंटल की इन्वायरमेंट में हम की क्या चीज़ें ऐसे करें, जैसे पेड़ को काट रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं और कितनी सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, पार्क्स बना रहे हैं। क्या हम ये नहीं सोच रहे कि नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे या फिर हार्म होगा, जनरेशन को नुकसान होगा। हम वर्तमान में जीने के, वर्तमान में जो हो रहा है सब सही है, हम उस पर काम करें, वही इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। और इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी क्या होती है कि रिसाइकलिंग एंड रिड्यूसिंग पॉल्यूशन इज अ कॉमन इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी practice that can help increase the value of materials. For example, a company producing aluminum can sustain operation by recycling used cans and creating molten aluminum for recasting instead of mining up for aluminum. मतलब कहने का है कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी होती है कि जैसे हम मान लीजिए हम एक खरीदते हैं कोक पीने के लिए, तो जो बॉटल होता है कि उसको हम कोक पीने के बाद ऐसा नहीं कि हम दूसरा बॉटल बनाएं, उसको रिसाइकिल करके फिर से उसी को यूज में ला दें। वही हमारा क्या हो जाता है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी होता है। सोशल सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, social sustainability can be defined as the specifying and managing both positive and negative impact of the system, processes, organization and activity on people and social life. उन लोगों के सोशल पॉलिटिकल लाइफ पे क्या क्या असर होते हैं, इसका कैसे होता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करते हैं, इनके सिस्टम पे क्या असर पड़ता है, कैसे प्रोसेसेस हैं, ये सब केस में आते हैं, सोशल सस्टेनेबिलिटी में आते हैं। जिसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, क्वालिटी ऑफ आवर लिव्स क्या करता है कि इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ आवर लिव्स। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले के ज़माने में जब हाईवे वगैरह नहीं होते, प्लेन नहीं होते थे, ट्रेन्स नहीं होती थी, तो लोगों की यात्राएं करने में कितनी दिक्कत होती थी। लेकिन अब उसके आने से क्या होता है, इंप्रूव हो गया है, हमारी लाइफ इंक्रीज हो गई हैं, हम लोग प्रोफेशनल तरीके से रहने लगते हैं। प्रोटेक्ट्स और इको सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करता है एनर्जी सेव करने के लिए। कैसे पहले कितना नुकसान होता था, कुछ चीज़ें इसको स्टोर करने की कोई जगह नहीं थी, अब उसको हम आराम से स्टोर कर सकते हैं। प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, एक स्टोर बनाते, बड़े बड़े स्टोर रूम जहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज क्या कर सकते हैं, रिसोर्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। स्लोगन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके पिलर्स क्या क्या उसको देखेंगे। एक पीपल, लोग, इंसान जो हैं, ये जो लोग हैं, पब्लिक, वो सब उसका। प्रॉस्पेरिटी, प्लेनेट, पीस, पार्टनरशिप, ये सब पांच क्या हम उसके पिलर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। ये सब जो है सस्टेनेबल, अगर आपको पूछेगा तो ये पूछ देगा 2 नंबर में कि पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपको पूछ देगा 2 नंबर में। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। ये सब तो आपको 4 पॉइंट 5 पॉइंट ये सब मेंशन कर देना है, आपको 2 के 2 पूरे नंबर मिल जाएंगे। एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री, वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ग्रीन स्पेस, क्रॉप रोटेशन, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, ये सब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या है, एग्जांपल्स हैं। कि वाइंड एनर्जी, जो हमारा वाइंड एनर्जी जिसको कैसे यूज में लाए, सोलर एनर्जी क्या होती है, कैसे होती है, उसको कैसे यूज में लाएँ, ग्रीन स्पेस, क्रॉप रोटेशन, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, ये सब क्या है कि ये सब किस में आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एग्जांपल्स हैं कि कैसे इसको क्या है, चीज़ें हैं ये। तो नीड क्या पड़ी इसकी, टू स्लो डाउन द डिटोरिएशन ऑफ द इन्वायरमेंट, टू इंश्योर दैट ह्यूमन लाइफ इज नॉट jeopardized, checking explosive टेक्नोलॉजी एंड लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव टू प्रिवेंट द ओवरयूज एंड वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इन सब को सॉल्यूशन के लिए हम इसका यूज करते हैं, इसकी ज़रूरत हमें पड़ी। इसके बाद जो हमारा है क्या है, कंपोनेंट्स देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंपोनेंट क्या है। सोशल कंपोनेंट, इकोनॉमिकल और सोशल, इकोनॉमिकल और थर्ड तो हमारा इकोनॉमिक कंपोनेंट, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे इकोनॉमिक होगा।
इकोनॉमिक कंपोनेंट्स। सोशल कंपोनेंट्स की हमने बात कर लिया, इकोनॉमिक कंपोनेंट्स का भी बात कर लिया, और किसका, सॉरी, एक इन्वायरमेंटल रहेगा ना यहाँ पे, इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल सोशल कंपोनेंट्स का क्या आ सकते हैं कि वर्कर्स हेल्दी एंड सेफ्टी, जो काम करवाते हो हेल्दी सेफ्टी होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पैक्ट ऑन द लोकल कम्युनिटी, अंडर रेटेड ग्रुप्स बेनिफिट्स, रिड्यूस द निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ, जो ह्यूमन हेल्थ पे जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। ये सब इसके बाद इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स में क्या होता है कि रिड्यूस वेस्ट वाटर आउटपुट एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, वेस्टेज जो चीज़ें हैं उसको कम कैसे किया जा सकते हैं, ये सब इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट आते हैं। टॉक्सिक केमिकल्स मस्ट भी रिमूव, जो हमारे जो नुकसानदायक होते हैं उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, उनके अल्टरनेट पे क्या चीज़ें यूज करी जा सकती है जिसको कम नुकसान हो और फायदेमंद भी हो सके। और इकोनॉमिक्स में क्या कर सकते हैं, न्यू मार्केट आर बीइंग क्रिएटेड, न्यू स्पेक्ट्स एवेन्यू फॉर स्केल सेल्स ग्रोथ आर बीइंग डिस्कवर्ड जनरेटेड, एडिशनल वैल्यू क्रिएशन, ये सब चीज़ें क्या होते हैं, इकोनॉमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे अचीव किया जा सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड बाय रिस्ट्रिक्टिंग ह्यूमन एक्टिविटी, जो ह्यूमन एक्टिविटी है इसको रिस्ट्रिक्ट करके हम इसको क्या करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ पॉल्यूशन शुड बी मिनिमाइज्ड, जैसे कि हम अगर कोल माइनिंग वगैरह करेंगे, कोल माइनिंग वगैरह को रोकेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ह्यूमन जो चीज़ें कर रहा है अपने मन से एआई ला रहा है, इन सब चीज़ों पे हम रोक के लगाएंगे तो इसकी क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं कि हर एक चीज़ अच्छे से वे सामंजस्य वे में रहेगा ताकि कोई भी चीज़ एक्सेस में ना हो सके। फिर इट कैन बी अचीव्ड बाय सेंसिबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का उतना यूज करें जितना जरूरी है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है। ये नहीं कि प्रोडक्शन 5% हो रहा है तो हम 25% 30% उसका खपत करें, उसको कंपोज करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नहीं हो सकता है। ये सब चीज़ें क्या होती है, अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए ये सब चीज़ें हमें बहुत ही ज़रूरी है, सब चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। गोल्स क्या होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, एक गोल्स वही होता है कि इससे किसी तरह का कोई इम्पैक्ट ना पड़े, किसी को नुकसान ना हो, सामाजिक तरीके से किसी भी इकोनॉमिक तरीके से किसी का नुकसान ना हो और सब कुछ आराम से सेटल हो पाए। इसके बाद जो हमारा है कि ऑब्स्टेकल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए उसमें क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। इकोनॉमिकल बैरियर्स देखेंगे, इकोनॉमिकल बैरियर क्या आ सकते हैं कि अगर हम अपने बिया जैसे कोल माइनिंग वगैरह नहीं करेंगे तो काफ़ी चीज़ें जो है जो बिजनेसमैन उनको इकोनॉमिकल लॉसेस हो सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जैसे कि शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक इंटरेस्ट, रिसोर्स डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ये सब क्या इकोनॉमिकल बैरियर्स हो जा सकते हैं कि इन सब चीज़ों का नुकसान भुगतना पड़ सकता है इकोनॉमिकली। फिर इसके बाद सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स में देखेंगे क्या होगा, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन, कल्चरल रेजिस्टेंस, इनइक्वालिटी, लोगों में इनइक्वालिटी हो जाएगी, रजिस्टिविटी क्या होगी, कल्चरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लोगों के बीच सामंजस्य उतना अच्छे से नहीं रह जाएगा और लोगों को जो जागरूक करते हैं अवेयरनेस करेंगे वो सब चीज़ें काफ़ी ख़त्म हो जाएंगी, ये सब इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स, ये सब क्या है कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, रेगुलेटरी चैलेंजेस, करप्शन, ये सब क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऑब्स्टेकल है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में परेशानियां आ सकती हैं। कि जैसे कि अगर मान लीजिए हम अगर बात करें करप्शन की बात करें इसमें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बियॉन्ड द लिमिट जाके हमें वो चीज़ें सॉल्व करनी होती हैं। तो अगर हम लिमिट को बियॉन्ड करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहाँ पे हार्म होता है, लेकिन हमें क्या होती है कि करप्शन को हम रोक सकते हैं। लेकिन अगर हम बियॉन्ड द लिमिट नहीं जाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रोकना चाहेंगे तो हमारा करप्शन हो सकता है। ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। और जो टेक्नोलॉजी बैरियर्स देखेंगे, जैसे कि अगर टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम ना करें, कोई चीज़ ना लाएँ तो टेक्नोलॉजी इंसान उतना डेवलप नहीं करेगा टेक्नोलॉजी। जैसे अगर देख लेंगे तो जैसे कोई जैसे पहले तो जो ट्रेन चलती थी भाप से चलती थी, काफ़ी धुआं निकलता था। अब आज भी कितनी चीज़ें हैं जो फ्यूल से गाड़ियाँ चलती हैं, BS4 हो गई, वो सब क्या कहते हैं कि वो पॉल्यूशन करती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या कि इंसान का समय बचाने के लिए लाया गया है, लेकिन इससे क्या कहीं न कहीं पॉल्यूशन भी हो रहा है, जिससे क्या होता है कि हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है, हार्म हो रहा है। तो अगर हम इसको बचाना चाहेंगे एनवायरनमेंट को अपना एक सस्टेन डेवलपमेंट में, तो कहीं न कहीं हम अपनी टेक्नोलॉजी में पीछे होते जा रही हैं। तो ये सब केस में आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी बैरियर्स में आ सकते हैं। एनवायरनमेंटल बैरियर्स में क्या आ सकते हैं, रिसोर्स डिप्लेशन, क्लाइमेट चेंज, ये सब हो सकता है कि रिसोर्स डिप्लेशन, रिसोर्स खत्म हो सकता है, कम हो सकता है।
और क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है जिसका हमें सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग ऐसी चीज़ें हैपन हो सकती हैं। तो सो स्टूडेंट, जो हमारा ये यूनिट 1 है ईवीएस का, ये इतना ही था, इतना हमने कवर कर लिया, इतना ख़त्म हो गया। तब तक के लिए बाय।